एक दिन अचानक आसमान से कार्ड गेम पूरी दुनिया पर छा गया। जब सभी लोग इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तब मैं हर कार्ड को ट्रेजर की तरह उठाकर जमा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही समय बाद ब्लड बॉल रेन आने वाली है। उस समय इंसानों का शिकार करने वाले अनगिनत ब्लड ज़ॉम्बीज उन ब्लड बॉल्स से बाहर निकलेंगे। साथ ही दुनिया का सारा फूड, वाटर और बाकी रिसोर्सेज अपनी ओरिजिनल यूजफुलनेस खो देंगे। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ कार्ड से मिलने वाले रिसोर्सेज और स्पेशल टैलेंट स्किल्स पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक रीबॉर्न पर्सन होने के नाते मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्ड्स की पहली बारिश होने वाली है। इसलिए मैं तुरंत घर से निकल गया और सारी तैयारी कर ली। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक ऐसा साउंड गूंजा मानो किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहा हो। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। पहले आसमान से पानी गिरता था, मगर अब पोकर कार्ड्स के आकार के कार्ड्स बरस रहे थे। पास की वॉकिंग स्ट्रीट के लोग हैरानी से घरों से बाहर निकल आए और कार्ड रेन को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह कार्ड्स बटोर रहा था। बिना किसी सिलेक्शन के किसी भी कलर का कार्ड दिखता तो सीधे बैग में भर देता, क्योंकि ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे जो अपोकलिप्स में सर्वाइवल रेट को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते थे। तभी कार्ड रेन के बीच मुझे एक कार्ड दिखाई दिया जो 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। लेजेंडरी रेनबो कार्ड। मैंने घबराहट में एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक जोरदार डाइव लगाकर मैंने उस रेनबो कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। लगभग 1 घंटे बाद कार्ड रेन रुक गई और मैं कुल 13 बैग्स कार्ड से भरने में सफल हो गया। वैन के स्टोरेज स्पेस में भरे हुए माउंटेन बैग्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट छिप नहीं रहा था। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैं तुरंत ड्राइविंग करके वॉकिंग स्ट्रीट छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल की ओर निकल गया। एपोकलिप्स आने के बाद ही इन कार्ड्स की असली पावर सामने आने वाली थी। अब बस सनराइज का इंतजार था। मैं बेड पर लेट गया, लंबी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों ब्लड बॉल्स आसमान से गिरने लगे और उनमें से खून से लथपथ ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर्स निकलकर सबसे नजदीकी इंसानों पर टूट पड़े। मैं चुपचाप कर्टन बंद करके खड़ा रहा। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अपोकलिप्स में 5 साल गुजार चुके सर्वाइवर के लिए यह सीन सिर्फ शुरुआत ही। इसे एपेटाइजर भी नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद मैंने 2 रेनबो कार्ड्स निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मुझे कार्ड पर बनी एक मस्कीटो दिखाई दी। टैलेंट सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी अपने मालिक को ऐसी बॉडी देता है जिसकी इंजरीज बेहद कम समय में खुद ठीक हो जाती हैं। चिढ़, मैंने कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत मेरे पूरे शरीर में गर्म एनर्जी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बढ़िया। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। आइटम सेफ हाउस। सेफ हाउस 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बना एक इंडिपेंडेंट हाउस है जिसमें एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह एच बॉम्ब लेवल अटैक तक झेल सकता है। हालांकि सेफ हाउस की डिफेंस बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी, वह मूव नहीं कर सकता था। फिलहाल मेरा किसी एक जगह सेटल्ड होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने हाउस कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्डन कार्ड्स निकाले। कुल मिलाकर इन गोल्डन कार्ड्स की क्वालिटी बहुत हाई थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी फिस्ट फाइटर, दोनों ही गोल्डन कार्ड्स के T0 लेवल टैलेंट्स थे। तभी अचानक रूम का डोर जोर से टूटकर खुल गया। मैले कुचैले कपड़ों में एक महिला अंदर गिर पड़ी और उसके पीछे 3 ब्लड ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आ गए। वह यंग वुमन चीखते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। मैं आगे बढ़ा और सिर्फ 3 पंच में उन ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। महिला इतनी शॉक थी कि काफी देर तक जमीन पर पड़ी तीनों ब्लड ज़ॉम्बीज की बॉडीज को घूरती रही। फिर उसे होश आया और उसने कहा धन्यवाद। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। लिन वार्नर। कितना अजीब संयोग है, अपोकलिप्स के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सच कहूं तो उसने मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में उसी की मदद से मैं मुश्किल से जिंदा रह पाया था। बाद में हमारा कम्युनिटी एरिया ज़ॉम्बी टाइड द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। तभी लिन वार्नर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार हो तुम। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा। मेरी बात सुनकर उसका टेंशन थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? मैंने उसे संक्षेप में सब समझाया और फिर टॉपिक बदलते हुए माउंटेन बैग्स की तरफ इशारा किया। यहाँ 10-20 हजार कार्ड्स हैं। अगर मैं अकेले इन्हें सॉर्ट करूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा काम सिर्फ कार्ड्स को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी सेफ्टी और डेली नीड्स की जिम्मेदारी लूंगा। बाहर का एनवायरनमेंट बेहद डेंजरस था और हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, जबकि उसके सामने खड़ा यह आदमी साफ तौर पर बहुत कुछ जानता था। उसके साथ रहना निश्चित रूप से ज्यादा सेफ था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने माउंटेन बैग खोलकर सारे कार्ड्स बाहर निकाले और मेरे बताए अनुसार उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करने लगी। कुछ देर बाद वह मिनरल वाटर की बोतल हिलाते हुए बुदबुदाई। अजीब है, इतना पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। वाटर समेत सारे फूड आइटम्स अब बेकार हो चुके हैं। मैंने बेड पर रखे व्हाइट कार्ड्स की तरफ इशारा किया। अब सब कुछ कार्ड्स से मिलेगा। वाटर कार्ड ढूंढो और उसे फाड़ दो। अगले ही पल उसने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। तुरंत उसके हाथ में एक छोटी वाटर बॉटल प्रकट हो गई। कितना अमेजिंग है, वह हैरानी से बोली और एक ही सांस में पूरा पानी पीकर फिर कार्ड्स सॉर्ट करने लगी। दोपहर के करीब 12 बजे तक बाहर की सड़क शांत थी। तभी अचानक इंसानों की एक टीम वहां दिखाई दी। उनके पीछे 10 से ज्यादा यंग मेन और वुमेन चल रहे थे और सभी के पास वेपन्स थे। आसपास के ब्लड ज़ॉम्बीज ने जैसे ही इंसानों को देखा, वे गरजते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उस टीम की कॉम्बैट पावर बेहद जबरदस्त थी। दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। उधर ब्लड ज़ॉम्बीज गिरे ही थे कि इधर विंडो के पास खड़ी लिन वार्नर तमाशा देखते हुए उत्साहित होकर चिल्ला उठी, वाह ये लोग कितने पावरफुल हैं, हम यहाँ हैं, हेल्प। मैं तुरंत भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अब कुछ करने में देर हो चुकी थी, क्योंकि पूरी टीम की नजर एक साथ हमारी तरफ हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह टीम
टीम होटल लॉबी में पहुंच गई। जो वेन बेहद एक्साइटेड होकर बोला, लिन वानर, मैं आपका फैन हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि न्यू सिटी में बिजनेस ट्रिप के दौरान आपसे मुलाकात हो जाएगी। तभी लिन वानर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो वेन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ब्लड ज़ोंबीज का शिकार करने और कार्ड्स हासिल करने। उन ब्लड ज़ोंबीज के शरीर में कार्ड्स होते हैं। अगर लक अच्छा रहा और कोई ब्लू स्किल कार्ड मिल गया तो सर्वाइवल चांस काफी बढ़ जाएगा। मिस लिन, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत स्ट्रांग हैं, जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैंने डॉक्टर को इशारा किया और मुड़कर जाने लगा। तभी जो वेन की नजर मुझ पर पड़ी। वह बोला, भाई जरा रुकिए, पता नहीं कल रात आपको कुछ कार्ड्स मिले या नहीं? कार्ड्स तो मिले हैं, कुछ ही हैं। मैंने कपड़ों के अंदर से दर्जन भर सिल्वर कार्ड्स निकाल लिए। यह देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इतनी सारी सिल्वर कार्ड्स। जो वेन ने लालच भरी नजरों से उन्हें देखा और गला सूखते हुए बोला, लगता है बड़ी मोटी मछली हाथ लगी है। फिर उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम अकेले इतने कार्ड्स का क्या करोगे? इन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से संभाल कर रखेंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास क्यों रखे हुए हूँ और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? जो वेन ने सावधानी से पूछा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मतलब यह है कि तुम सब मरने वाले हो। हाँ हाँ हाँ, हम इतने लोग हैं। जो वेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग शॉक में रह गए। उनके सामने खड़े इस युवक ने सिर्फ एक पंच में जो वेन का सिर चकनाचूर कर दिया था, जबकि जो वेन के पास सिल्वर टैलेंट भी था और उसे पलटकर जवाब देने का एक मौका तक नहीं मिला। इसके बाद मैंने एक गोल्डन कार्ड निकाली और उसे फाड़ दिया। तुरंत मेरे हाथ में एक डरावनी ब्लैक ब्लेड प्रकट हो गई जिससे खतरनाक ऑरा निकल रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मौका है ये देखने का कि मेरी ब्लेड कितनी शार्प है। रुको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। ब्लैक ब्लेड घुमाते हुए मैं सीधे भीड़ में घुस गया। तुरंत चीख पुकार मच गई। मेरे अटैक शुरू करने से लेकर पूरी टीम के खत्म होने तक कुल 2 मिनट भी नहीं लगे। इस समय लिन वानर जमीन पर बिखरी बॉडीज को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने से सभ्य दिखने वाला यह आदमी इतना निर्दयी और बेरहम हो सकता है। उल्टी खत्म हो जाए तो बॉडीज की तलाशी लेना मत भूलना। सारे कार्ड्स निकालकर मेरे पास ले आना। इतना कहकर मैंने ब्लेड म्यान में डाली और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद लिन वानर दर्जनों कार्ड्स लेकर वापस आई। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगभग रोते हुए बोली, सॉरी, आगे से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ माउंटेन बैग्स में भरे कार्ड्स की तरफ इशारा किया। काम जारी रखो। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी उनके साथ काट चुका होता। आखिर अपोकलिप्स अभी अभी शुरू हुआ था। हर कोई इतनी जल्दी इसके अनुसार खुद को नहीं ढाल सका था। इसके बाद अगले कुछ घंटों में कई ह्यूमन टीम्स वहां से गुजरी, लेकिन पिछली घटना से सबक सीख चुकी लिन वानर ने चुप रहना सीख लिया था। शाम ढलते समय दूर से ब्लड ज़ॉम्बीज की डरावनी गर्जनाएं हवा में तैर कर आने लगी। अंधेरा होने वाला है, अब थोड़ा एक्सरसाइज करने का समय आ गया। मैंने बुदबुदाते हुए 5 सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ फेंक दी। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। बाहर हंटिंग पर जाने से पहले इन 5 कार्ड्स को इस्तेमाल करो। लिन वानर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड्स पलटी और पाया कि सभी कार्ड्स सपोर्ट टाइप स्किल्स थी। वह तुरंत समझ गई और बोली, अब समझी मैं कि तुम इतनी देर से सिल्वर कार्ड्स क्यों छांट रहे थे। तुम मुझे एक सपोर्ट टूल पर्सन बनाना चाहते हो। मैं हंस पड़ा। तुम्हें समझ नहीं है, सपोर्ट टाइप लोग सबसे वैल्यूएबल होते हैं। वे अपने साथियों को बड़े बफ्स देते हैं और खुद भी कुछ हद तक सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी दूसरी टीम ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें आसानी से नहीं मारेंगे। और अगर तुम्हें टूल पर्सन बनना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कॉम्बैट टैलेंट्स का सेट तैयार कर देता हूँ। फिर जाकर ब्लड ज़ॉम्बीज से हैंड टू हैंड फाइट करना। यह सुनते ही लिन वानर ने तेजी से सिर हिला दिया। ब्लड ज़ॉम्बीज के सड़े हुए शरीर की बदबू ही उसके लिए काफी थी। उसे हल्की क्लीनलीनेस ऑब्सेशन थी और वह सिर्फ सोचकर ही असहज हो गई। स्किल्स सीखने के बाद उसने व्यवस्थित रखे कार्ड्स की तरफ देखा और पूछा, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो इन कार्ड्स का क्या होगा? मैंने हाथ में पकड़ी गोल्डन कार्ड हिलाई। सारे कार्ड्स व्हीकल में शिफ्ट कर देंगे। इतना कहकर मैंने सारे माउंटेन बैग्स होटल गेट तक पहुंचा दिए। फिर मोटर होम गोल्डन कार्ड फाड़कर आगे फेंक दी। एक चमक के साथ वहां अचानक एक मीडियम साइज लग्जरी मोटर होम प्रकट हो गई। उसके अंदर दिन जैसी रोशनी थी। लिन वानर आराम से बैठकर फिर कार्ड सोर्ट करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी मानो तो हमारे पास पहले ही इतने कार्ड्स हैं कि 1-2 साल आराम से निकल जाएंगे। अब रिस्क लेने की क्या जरूरत है? किसी सुरक्षित जगह छिपकर रहना ही सबसे अच्छा नहीं होगा। मैंने उंगली हिलाते हुए कहा, अगर आखिर तक छिपे रहे तो रिसोर्सेज खत्म होने के बाद मौत तय है। एपोकलिप्स में लंबे समय तक जिंदा रहना है तो रिसोर्सेज लूट करने होंगे और खुद को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हें पता है मैं रात में ही बाहर क्यों निकलता हूँ? लिन वानर ने सिर हिलाया। रात में ब्लड ज़ॉम्बीज ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और बेहतर क्वालिटी के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा रात में एक नया मॉन्स्टर भी निकलता है। नया मॉन्स्टर? वह क्या है? ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। नाइट डीमन। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और डिफेंस भी बेहद हाई होती है। बस इसकी आंखें नहीं देख सकती, बाकी लगभग हर एट्रीब्यूट मैक्स लेवल पर होता है। नाइट डीमन का डिस्क्रिप्शन सुनते ही लिन वानर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर नाइट डीमन इतना खतरनाक है तो हम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हैं? हाई रिस्क का मतलब हाई रिवॉर्ड होता है। सबसे खराब स्थिति में भी नाइट डीमन सिल्वर कार्ड ड्रॉ करता है। लक अच्छा रहा तो गोल्डन कार्ड और शायद लेजेंडरी रेनबो कार्ड भी मिल सकती है। लेकिन तुमने खुद कहा था कि वह बहुत पावरफुल है। फुली आर्म्ड टीम्स भी उसे नहीं हरा पाती। नाइट डीमन पावरफुल है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। तुम व्हीकल के अंदर रहना और बफ ऑरा चालू रखना। इस समय रेजिडेंशियल एरिया में कुछ लाइट्स जल रही थी। खुले मैदान में दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे और ज़ॉम्बी ग्रू के बीच एक विशाल मॉन्स्टर लेटा हुआ था। उसकी हाइट कम से कम 2 से 3 मीटर थी और वेट 500 पाउंड से ज्यादा। लिन वानर ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि
इंसान ऐसे मॉन्स्टर का सामना कैसे कर सकते हैं। तभी मैंने व्हीकल की लाइट्स बंद कर दी, की निकाली और ब्लैक ब्लेड लेकर नीचे उतर गया। नाइट डीमन से निपटने के मेरे पास कई तरीके थे। सबसे आसान तरीका फॉरेस्ट वुल्फ स्नाइपर राइफल से दूर से हेडशॉट करना था, लेकिन मैं अपनी असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्लोज कॉम्बैट किल का रिवॉर्ड लॉन्ग रेंज किल से कहीं बेहतर मिलता था। यह बात पिछले जीवन में कई टेस्ट के बाद साबित हुई थी। जब हमारे बीच लगभग 20 मीटर का फासला बचा था, तब ब्लड ज़ॉम्बीज़ ने मेरी गंध महसूस कर ली। वे अपनी ह्यूमन फीस छोड़कर गरजते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने शांत भाव से ब्लेड घुमाई। एक स्लैश में कई ब्लड ज़ॉम्बीज़ कट गए। अगला अटैक हुआ और 5 और ब्लड ज़ॉम्बीज़ मारे गए। 20 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज़ मेरे कपड़ों को छू भी नहीं पाए और सभी खत्म हो गए। नाइट डीमन ने धीरे धीरे अपना विशाल शरीर घुमाकर मेरी तरफ देखा। ब्लड ज़ॉम्बीज़ के मुकाबले उसमें कुछ इंटेलिजेंस भी थी। उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि सामने खड़ा इंसान बेहद खतरनाक है। मैंने ब्लेड से खून झटक दिया और आगे बढ़ा। उसी समय नाइट डीमन भी हरकत में आया। वह 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी तरफ झपटा। उसके 2 फुट लंबे शार्क क्लॉज हवा चीरते हुए मेरी तरफ आए। मैंने तेजी से स्लाइड किया और उसके शरीर के नीचे घुस गया। फिर ब्लैक ब्लेड को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घोंप दिया। बिना किसी सस्पेंस के ब्लेड उसके शरीर को आर पार चीरती हुई निकल गई। नाइट डीमन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बुरी तरह छटपटाने लगा। मैं तुरंत आगे बढ़ा और नाइट डीमन को फाइनल ब्लो देकर पूरी तरह खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी बैटल का लूट सामने आ गया। व्हाइट कार्ड्स 9, ग्रीन कार्ड्स 4, ब्लू कार्ड्स 2 और सिल्वर कार्ड्स 3। सच कहूं तो लूट काफी पुअर था। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे और पूरी रात अभी बाकी थी। इसके बाद मैं व्हीकल चलाकर आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। लिन वार्नर समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। वह जल्दी से आगे आई। विंडो से बाहर देखते ही उसने ऐसा सीन देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लगभग 200 मीटर दूर एक 5-6 मीटर ऊंचा विशाल ब्लड रेड हार्ट लगातार धड़क रहा था। उसके चारों तरफ 100 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज़ बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर घूम रहे थे। लिन वार्नर ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में फियर और शॉक साफ दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? ब्लड नेस्ट। मेरी बात सुनकर लिन वार्नर कुछ पल के लिए जड़ हो गई और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। क्या तुम उस चीज से लड़ने का इरादा रखते हो? इतनी जल्दी किस बात की? मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल ब्लड नेस्ट को ध्यान से देखने लगा। असल में मेरी ओरिजिनल प्लान ये थी कि मैं सीधे ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइव करके पड़ोसी सी सिटी जाऊं और वहां अपने एक पुराने फ्रेंड को ढूंढूं। लेकिन प्लान्स हमेशा रियलिटी के अनुसार नहीं चलते। इस क्रॉस रोड पर अचानक यह इवॉल्विंग जायंट ब्लड नेस्ट दिखाई दे गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि इवॉल्व्ड ब्लड नेस्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स और ड्रॉप रेट सामान्य ब्लड नेस्ट या नाइट डीमन से 10 गुना से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन फिलहाल एक ही प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लड नेस्ट को एवोल्यूशन पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। तभी अचानक वे ब्लड ज़ॉम्बीज़ जो अब तक सुस्त और बेपरवाह घूम रहे थे, जैसे किसी चीज को महसूस कर बैठे, वे सभी एक साथ क्रॉस रोड के दाईं तरफ मुड़े और जोर जोर से गरजते हुए वहां की ओर दौड़ पड़े। अगले ही पल लगातार गनफायर की आवाजें गूंज उठी। गोलियों की बौछार में ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप ऐसे फटने लगा मानो पुराने कपड़े के टुकड़े हवा में उड़ रहे हों। मैंने मिलिट्री बिनोक्यूलर्स निकाली और ध्यान से देखने लगा। लेंस के अंदर एक ह्यूमन टीम दिखाई दी। वे सभी ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके हाथों में गन्स थी। तभी लिन वार्नर ने धीरे से पूछा, क्या ब्लड नेस्ट अब उनसे छिन जाएगा? मैंने बिनोक्यूलर्स नीचे रखी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। इंसानों की मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से हाई लेवल ब्लड नेस्ट को डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर यह वाला जो साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही ब्लैक हार्ट में इवॉल्व होने वाला है। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे अटैक किया तो उनकी मौत बेहद बुरी होगी। इस समय क्रॉस रोड पर टीम का लीडर वांग फंग था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी डेथ करीब आ चुकी है। वह आराम से राइफल कंधे पर रखे ब्लड नेस्ट के सामने पहुंचा और हंसते हुए बोला, वाह, इतना बड़ा ब्लड नेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे मार दिया तो ढेर सारे अच्छे कार्ड्स मिलेंगे। फीमेल टीम मेंबर ली यान ने तुरंत याद दिलाया, ब्रदर वांग, हमारे पास एमओ कार्ड्स ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या सच में हम उन्हें इस ब्लड नेस्ट पर वेस्ट करेंगे? बुलेट्स को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। वांग फंग मुस्कुराया और बोला, बुलेट्स नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इतना कहकर उसने पॉकेट से कई ग्रीन कार्ड्स निकाले। कार्ड्स देखते ही बाकी टीम मेंबर्स की आंखें चमक उठी। इसी समय लिन वार्नर ने अपनी बड़ी आंखें झकाई और पूछा, क्या ये लोग मोलोटॉव कॉकटेल्स से ब्लड नेस्ट को जला सकते हैं? मैंने जवाब दिया, नॉर्मल ब्लड नेस्ट के खिलाफ बड़ी संख्या में मोलोटॉव कॉकटेल्स काम कर सकती हैं, लेकिन इस तरह के इवॉल्विंग ब्लड नेस्ट के खिलाफ नहीं। मोलोटॉव तो छोड़ो, एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स का इफेक्ट भी काफी कम हो जाएगा। ये लोग सब यहीं खत्म हो जाएंगे। उधर वांग फंग और उसकी टीम ने ब्लड नेस्ट के चारों तरफ सैकड़ों मोलोटॉव कॉकटेल्स रख दिए। फिर वे कुछ दूरी पर पीछे हट गए और एक बॉटल पर गन फायर कर दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एक विशाल फायरबॉल बनकर पूरे ब्लड नेस्ट को निगल गया। तभी एक टीम मेंबर ने अचानक कुछ अजीब देखा और चिल्लाया, ब्रदर वांग, देखो, मोलोटॉव्स का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी आउटर शेल जली है। वांग फंग ने ध्यान से देखा। सचमुच ब्लड नेस्ट की सिर्फ बाहरी लेयर काली हुई थी। इसके अलावा उसे कोई बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा था। ये चीज इतनी टफ कैसे हो सकती है? अगले ही पल लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ में पकड़े डिटेक्शन डिवाइस को देखा और चीख उठी, बुरा हो गया, बहुत सारे ब्लड ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, हम गिर चुके हैं। उसकी बात खत्म होते ही शांत क्रॉस रोड की चारों दिशाओं से हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज़ निकल आए। वे लड़खड़ाते हुए टीम को चारों तरफ से घेरने लगे। ब्लड नेस्ट की चीख सुनकर आए ये ब्लड ज़ॉम्बीज़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी राजा को बचाने दौड़ती हुई सेना हो। वे पागलों की तरह टीम पर टूट पड़े। फायर! वांग फंग ने आदेश दिया। पूरी टीम ने बैक टू बैक पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। बुलेट्स की बारिश से ब्लड ज़ॉम्बीज़ झुंड के झुंड गिरने लगे। तभी एक दर्दनाक
खतरनाक चीख सुनाई दी। एक मेल टीम मेंबर मैगजीन बदल रहा था कि अचानक एक ब्लड ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड के अंदर घसीट ले गया। कुछ ही सेकंड्स में उसे टुकड़ों में नोच डाला गया। बाकी 6 लोगों के चेहरे डर से बदल गए। मेरे पीछे आओ, वंग फंग ने डायरेक्शन चुनी और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दी। उसके हाथ में सैमुराई सोर्ड आ गई। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही स्लैश में 7-8 ब्लड ज़ॉम्बीज कट गए। इस तरह 6 लोगों की टीम वंग फंग को सेंटर बनाकर ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच से खून की राह बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। ये सब मैं शुरू से अंत तक देख रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी। क्रॉस रोड पर 4 डायरेक्शंस थी। इन्हें कहीं भी भागना था, लेकिन पता नहीं क्यों सीधे मेरी तरफ ही आ गए। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, लिन वानर ने चिंता से कहा। मैं बिल्कुल शांत रहा और बस इतना बोला, सारे कार्ड्स छिपा दो, गेस्ट्स आने वाले हैं। एस्केप के दौरान वंग फेंग और उसकी टीम ने नेचुरली उस मजबूत मोटर होम को देख लिया था। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानर को डोर खोलने का इशारा किया। जैसे ही 6 लोग हांफते हुए मोटर होम के अंदर घुसे, मैंने डोर बंद किया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मोटर होम बुलडोजर की तरह आगे बढ़ी और सामने मौजूद दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज को उड़ा दिया। फिर हम दूसरी डायरेक्शन में निकल गए। हा हा हा, वंग फंग जोर जोर से हंसने लगा। वह अपनी जान बचने पर बेहद खुश था। फिर उसने व्हीकल का इंटीरियर देखा और घबराई हुई लिन वानर पर नजर डाली। अचानक वह चौंक गया। तुम लिन वानर हो? लिन वानर ने सिर हिलाया। हाँ, वांग फंग उत्साहित होकर बोला। यकीन नहीं होता कि अपोकलिप्स में भी किसी लाइव सेलिब्रिटी से मुलाकात हो जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फ्रेंड, तुम्हारी लक काफी अच्छी है। इतनी शानदार मोटर होम मिली है, कम से कम गोल्ड ईयर की होगी। बहुत बढ़िया, हमारी जान बचाने के लिए थैंक्स। लेकिन अगर एक अच्छा काम कर ही दिया है तो पूरा कर दो। ये मोटर होम भी हमें दे दो, तुम्हारे हाथ में इसका कोई फायदा नहीं। तभी लिन वानर गुस्से से बोली, तुम लोग इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में यही कर रहे हो। वांग फंग हंस पड़ा। ये वर्ल्ड अपोकलिप्स में बदल चुका है। यहाँ कौन ग्रेटिट्यूड और रिवेंज की बातें करता है? इतने इनोसेंट मत बनो। तुमने हमारी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस व्हीकल छोड़कर नीचे उतर जाओ। मैं मुस्कुराया। सब कुछ बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो रहा था। तुम लोग तो काफी काइंड निकले। वांग फंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या कहा? लेकिन उसके सवाल पूरा होने से पहले ही मिलिट्री डैगर उसकी गर्दन काट चुकी थी। वांग फंग की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कंट्रोल खो बैठा और वह सीट से नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल मैंने उसके हाथ से पिस्टल छीनी और बेहद प्रैक्टिस किए हुए अंदाज में सेफ्टी हटाकर ट्रिगर दबा दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में व्हीकल के अंदर पूरी शांति छा गई। इसके बाद मैंने मोटर होम वापस उसी जगह मोड़ दी जहां ब्लड नेस्ट मौजूद था। सामने का सीन देखकर कोई भी कांप उठा। पूरे इलाके में हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज का समुद्र उमड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। लगता है फिर से रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। आखिर इतने सारे ब्लड ज़ॉम्बीज को सिर्फ पर्सनल स्ट्रेंथ के भरोसे साफ करना नामुमकिन था। जब तक कई दर्जन लोगों की टीम न हो, उन्हें खत्म करना आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ऊपर से ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे ड्रोन की मदद से मोलोटोव कॉकटेल्स को हवा के रास्ते ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच पहुंचाया। अगले ही पल जैसे ही मोलोटोव कॉकटेल्स फटे, नीचे का पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज एक ही बार में जलकर खत्म हो गए। इसके बाद मैंने मोटर होम के अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज बाहर निकाली और एक एक करके ब्लड नेस्ट के पास फेंक दी। लगभग 5 मिनट बाद जमीन फटने लगी और कई टेंटिकल्स बाहर निकल आए। वे 6 बॉडीज और एक हेड से चिपक गए। वे ब्लड नेस्ट की रूट्स थी। ब्लड नेस्ट इंसानी फ्लैश और ब्लड को अब्सॉर्ब करके एवोल्यूशन या ग्रोथ करता था। जब उसने सभी बॉडीज अब्सॉर्ब कर ली तो विशाल ब्लड नेस्ट अचानक जोर से कांप उठा। उसके अंदर से एक ऐसी अजीब ऑरा निकलने लगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एवोल्यूशन शुरू हो गई है। मेरा दिल एक्साइटमेंट से उछल रहा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह शांति बनी हुई थी। तभी लिन वानर ने उत्सुकता से पूछा, एवोल्यूशन के बाद तो यह और भी पावरफुल हो जाएगा, है ना? मैंने सिर हिलाया। एवोल्यूशन के बाद ब्लड नेस्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे मॉन्स्टर कहना भी कम होगा। फिलहाल पूरी दुनिया में कोई भी अकेला इंसान ब्लैक हार्ट को सोलो फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ब्लड नेस्ट अपनी सारी एनर्जी कोर में खींच लेता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो सके। दूसरे शब्दों में कहूं तो यही उसका सबसे वीक मोमेंट होता है। इस समय उसकी डिफेंस सामान्य ब्लड नेस्ट से ज्यादा नहीं होती और उसे मारना सबसे आसान होता है। इसके बाद मैं ब्लैक ब्लेड लेकर सीधे ब्लड नेस्ट की तरफ बढ़ गया। ब्लेड ने उसकी आउटर शेल को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटा है। ब्लड नेस्ट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह दिखाई देने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों स्ट्रेंज फ्लैश पॉड्स बेतरतीब तरीके से लगे हुए थे। मैं उसके अंदर गहराई तक पहुंचा और जल्द ही मुझे वह हार्ट मिल गया जो हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा था। जैसे ही हार्ट पूरी तरह ब्लैक कलर में बदल गया, मैंने बिना एक पल गंवाए ब्लेड चलाई और ब्लैक हार्ट को काटकर अलग कर दिया। फिर मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से मोटर होम की तरफ भाग गया। व्हीकल के अंदर लिन वानर की आंखों में क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। क्या यही ब्लैक हार्ट है? मैंने सिर हिलाया और ब्लैक हार्ट को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, यह ब्लैक हार्ट है, अपोकलिप्स के शुरुआती दौर का सबसे प्रेशियस रिसोर्स। जैसे ही मैंने ब्लेड से उसे 2 हिस्सों में बांटा, ब्लैक हार्ट तुरंत राख बनकर बिखर गया। लेकिन जहां वह रखा था वहां कार्ड्स का एक बड़ा स्टैक दिखाई दिया। कुल मिलाकर वहां दर्जन भर से ज्यादा कार्ड्स थी। मैंने उत्साह में अपने हाथ रगड़े और कार्ड्स को एक एक करके देखने लगा। उनमें 2 रेनबो कार्ड्स थी और 6 गोल्डन कार्ड्स। बाकी कार्ड्स भी कम वैल्यूएबल नहीं थी। 6 गोल्डन कार्ड्स में से फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट टैलेंट फिलहाल मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन बाकी 4 गोल्डन कार्ड्स असली T0 लेवल टैलेंट्स थी। इसके बाद मैंने पहली रेनबो कार्ड पलटी। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी प्यूपल्स सिकुड़ गई। टैलेंट स्पिरिट कंट्रोल आर्ट। ये टैलेंट अपने ओनर को स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। रिक्वायरमेंट 8 मेरिडियंस अनलॉक होना जरूरी। ये रेनबो कार्ड्स में भी गॉड ईयर टैलेंट थी, लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए अभी इसे सीखना संभव नहीं था। मैंने स्पिरिट कंट्रोल आर्ट को संभाल कर रख दिया और दूसरी रेनबो कार्ड उठाई। जैसे ही मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैं खुद को हंसने
हंसने से रोक नहीं पाया। इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। जब तक इसमें पावर है तब तक यूजर आसानी से नहीं मरेगा। पिछले जीवन में मैंने किसी को यह ब्रेसलेट इस्तेमाल करते देखा था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर बैटरी कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी। फुल चार्ज होने के बाद यह 3 फेटल अटैक्स तक ब्लॉक कर सकता था। इसका मैकेनिज्म सीधा था। एनिमी का अटैक ब्रेसलेट के शील्ड द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता था। बेशक इसकी भी लिमिट थी। अगर अटैक उसकी डिफेंस कैपेसिटी से ज्यादा पावरफुल हो तो शील्ड फेल हो जाता था, लेकिन सामान्य स्थिति में यह एक पैसिव सुपर शील्ड जैसा था। मैंने तुरंत ब्रेसलेट निकालकर अपनी रिस्ट पर पहन लिया। फिर टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकाली। जैसे ही ब्रेसलेट की 3 ग्रीन एनर्जी बार्स फुल हुई, मुझे जबरदस्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हुआ। कुछ सोचकर मैंने पिस्टल लिन वानर की तरफ बढ़ाई, फिर अपनी फॉरहेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझ पर फायर करो। लिन वानर शॉक में पड़ गई। क्या? चिंता मत करो, मैं सिर्फ ब्रेसलेट की डिफेंस टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी जान के साथ गेम नहीं खेल रहा। शूट करो। मेरे बार बार कहने पर उसने दांत भींचे और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बुलेट मेरी फॉरहेड के पास पहुंचते ही एक ट्रांसपेरेंट शील्ड में समा गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैंने ब्रेसलेट की तरफ देखा। जैसा उम्मीद थी, उसकी एक एनर्जी बार कम हो चुकी थी। इस समय लिन वानर के चेहरे पर सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि पेन भी साफ दिखाई दे रहा था। कारण जानने पर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। असल में पिस्टल की रिकॉइल इतनी स्ट्रांग थी कि उसके रिस्ट जॉइंट में चोट लग गई थी। सच में तुम बहुत फ्रेजाइल हो। मैंने उसे सहारा देकर डाइनिंग एरिया में बैठाया और उसकी रिस्ट वापस सही पोजीशन में सेट कर दी। लगता है फायर आर्म्स तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तुम्हें क्रॉसबो इस्तेमाल करना चाहिए। लिन वानर ने अपनी रिस्ट हल्के से मलते हुए कहा, जब मैं शूटिंग कर रही थी तब एक बार मैकेनिकल बो की ट्रेनिंग ली थी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ एक नहीं, काफी सारे हैं। फिर मैंने सिल्वर कार्ड्स निकाली। कुल 6 सिल्वर मैकेनिकल क्रॉसबोज थी। उनकी फंक्शंस और पावर बिल्कुल सेम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हर क्रॉसबो की कलर कोटिंग अलग अलग थी। अच्छा। लिन वानर ने बेहद स्किल्ड तरीके से मैकेनिकल क्रॉसबो उठाया, बो स्ट्रिंग खींची और एरो सेट किया। सिर्फ स्विश की आवाज आई और एरो एक लाइट स्ट्रीम की तरह उड़ता हुआ गया। वह इतनी एक्यूरेसी से टारगेट पर लगा कि इलेक्ट्रिक पोल से लगभग 3 मीटर दूर पड़े डस्टबिन में जाकर धंस गया। कमाल है, मैंने थम्स अप दिखाया। मेरी तारीफ सुनकर लिन वानर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे एक बार और ट्राई करने दो। मैंने तुरंत रोक दिया, अभी नहीं, पहले ये कार्ड्स इस्तेमाल करो, फिर प्रैक्टिस करना। मैंने पहले से अलग रखी हुई कुछ सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ बढ़ाई। उनमें टैलेंट, अटैक स्पीड मास्टरी, टैलेंट, प्रिसीजन, टैलेंट, लॉन्ग रेंज शूटिंग और स्किल मास्टर आर्चर शामिल थे। लिन वानर अविश्वास से मुझे देखने लगी। ये सारी कार्ड्स मेरे लिए हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, आगे मिलने वाले मॉन्स्टर्स लगातार स्ट्रांग होते जाएंगे। मुझे एक रिलायबल टीममेट चाहिए। ये सुनते ही उसके गाल और लाल हो गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि पिछले 2 दिनों में उसने आखिर किया ही क्या था। पहला काम कार्ड सॉर्ट करना, दूसरा काम कार्ड सॉर्ट करना, तीसरा काम फिर से कार्ड सॉर्ट करना। लेकिन ये सोचकर कि अब वह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर सकेगी, उसके दिल में खुशी भर गई। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद सिल्वर टैलेंट्स के बफ मिलने के कारण उसकी एक्यूरेसी और एरो पावर कई गुना बढ़ गई। स्टैटिक टारगेट पर उसका हिट रेट सीधे 95% तक पहुंच गया, जबकि मूविंग टारगेट पर भी 77% था। अफसोस सिर्फ इतना था कि आसपास के सारे ब्लड ज़ॉम्बीज पहले ही साफ हो चुके थे, वरना मैं उसकी रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस देखना चाहता था। इस शानदार दिन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक सिल्वर फूड कार्ड फाड़ दी। तुरंत सिचुआन हॉट पॉट फीस्ट तैयार हो गई। टेबल पर प्रीमियम बीफ, मटन और तरह तरह की फ्रेश वेजिटेबल्स सज गई। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा डिशेस मौजूद थी। वाह, ये तो बहुत लग्जूरियस है, लेकिन इतना खाऊंगी तो मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। मैंने सिर पकड़ लिया। ये कैसी बात हुई? बाकी लोग इस एपोकलिप्स में भूखे मरने की चिंता कर रहे हैं और तुम्हें वेट गेन की चिंता हो रही है। तभी ठक 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 की आवाज आई। जब हम दोनों हॉट पॉट का मजा ले रहे थे, तभी मोटर होम का डोर जोर जोर से नॉक किया जाने लगा। मैंने ड्राइविंग रिकॉर्डर स्क्रीन पर नजर डाली। पहले मुझे लगा कोई ब्लड ज़ॉम्बी होगा, लेकिन बाहर एक मिडिल एज कपल खड़ा था और वुमन की गोद में 3-4 साल का छोटा बच्चा था। वुमन रोते हुए बोली, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें 2 दिन से पानी नहीं मिला है, थोड़ा वाटर और फूड दे दीजिए। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर डोर खोल दिया। लिन वानर, कुछ वाटर कार्ड्स और फूड कार्ड्स लेकर आओ। वह जल्दी से कैबिनेट तक गई और कुछ कार्ड्स निकालकर कपल को दे दिए। मिडिल एज कपल भावुक होकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। थैंक यू, मैंने सिर्फ सिर हिलाया। रात में बाहर सेफ नहीं है, वापस घर जाओ। इतना कहकर मैं डोर बंद करने ही वाला था कि मिडिल एज मैन अचानक बोला, रुकिए 1 मिनट। मैंने बिना किसी नरमी के जवाब दिया, अगर तुम लोग व्हीकल में चढ़ने की परमिशन मांगने वाले हो तो मैं अभी साफ बता देता हूँ कि यह इम्पॉसिबल है। आदमी थोड़ा झेप गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें वाटर और फूड दिया, हम पहले ही बहुत थैंकफुल हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है, बाहर बहुत डेंजर है। क्या आप? मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, इस बारे में सोचना भी मत, अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर मैंने सीधे डोर बंद कर दिया। लिन वानर ने कुछ